नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी अर्जेंट स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग पर आते हैं जो किसी भी CISO या एग्जीक्यूटिव लीडर के लिए एकदम क्रूशियल है। फोकस बिल्कुल क्लियर है, साइबर रेजिलियंसी और उन एक्टिव थ्रेट्स को कंटेन करना जो 2026 में हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज के इस पूरे सेशन में थ्रेट लैंडस्केप से शुरू करके ऑपरेशनल स्टेक्स और फिर सीधे एक्शनेबल गवर्नेंस और कंटेनमेंट फ्रेमवर्क्स पर गहरी चर्चा होगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस थ्रेट लैंडस्केप को ठीक से समझना होगा जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक ऐसी रियलिटी जो फाइनेंशियली और ऑपरेशनली दोनों ही तरह से बेहद डेंजरस हो चुकी है। $10 मिलियन। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये कोई छोटी रकम नहीं है। 2025 में यूएस के अंदर एक आम डेटा ब्रीच का एवरेज कॉस्ट यही था। ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि आज इन साइबर अटैक्स के फाइनेंशियल स्टेक्स कितने आसमान छू रहे हैं। और ये सब कर कौन रहा है? आजकल के साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और शातिर हो गए हैं। एक तरफ तो नॉर्थ कोरिया के ऐसे अंडरकवर IT वर्कर्स हैं जो रिमोट जॉब्स के जरिए बड़ी US कंपनीज के अंदर तक इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ स्कैटर्ड स्पाइडर जैसे प्योरली पैसों के लिए काम करने वाले हाईटेक क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं जो बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड कॉर्पोरेट मशीन की तरह ऑपरेट करते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड अब निकलकर सामने आ रहा है। एक्सटॉर्शन इकोनॉमिक्स का रूप तेजी से बदल रहा है। 2025 के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 36% हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने ऐसी सिचुएशंस में रैंसम पे किया, बाकी 64% ने साफ मना कर दिया। ये पिछले कुछ सालों के मुकाबले एक बहुत बड़ी और हैरान करने वाली गिरावट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस अब अटैकर्स के आगे झुकने के बजाय स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और बेहतर रिकवरी पर अपना जोर दे रही हैं। अब इस सब के बीच साइबर अटैक्स को सिर्फ IT डिपार्टमेंट का सरदर्द समझना सबसे बड़ी भूल होगी। ये पूरी तरह से ऑपरेशनल और फिजिकल सेफ्टी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन चुका है। क्योंकि जब सिस्टम्स ऑफलाइन जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन्स पर नहीं बल्कि असली जिंदगियों पर पड़ता है। इस हकीकत को IBM की रिपोर्ट बहुत अच्छे से समझाती है। हॉस्पिटल्स पर होने वाले रैंसमवेयर अटैक्स का एक इतना खतरनाक स्पिलओवर इफेक्ट होता है कि वहाँ कार्डियक अरेस्ट के केसेस 81% तक बढ़ जाते हैं, सर्वाइवल रेट्स गिरने लगते हैं, क्रिटिकल ट्रीटमेंट्स में देरी और इमरजेंसी सर्विसेज का डाइवर्ट होना। ये सब साबित करता है कि ये अटैक्स अब सीधे ह्यूमन सेफ्टी से जुड़ गए हैं। और थ्रेट लैंडस्केप की बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी देखिए। पहले से फाइल्स लॉक करके पैसे मांगे जाते थे, अब बात डबल से लेकर ट्रिपल एक्सटॉर्शन तक पहुंच चुकी है। यानी अटैकर्स पहले डेटा चुराते हैं, एन्क्रिप्शन करते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशंस के कस्टमर्स और बिजनेस पार्टनर्स को सीधे धमकियां लेना शुरू कर देते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, कंपनी की रेपुटेशन और रेगुलेटरी स्टैंडिंग को पूरी तरह से बर्बाद करके मैक्सिमम प्रेशर बनाना। तो फिर इन बढ़ते हुए ऑपरेशनल खतरों से निपटने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? पुराने पेरीमीटर बेस्ड तरीके अब किसी काम के नहीं रहे। हमें एक स्ट्रिक्टली प्रोएक्टिव और रेजिलिएंट आर्किटेक्चर की ज़रूरत है, जिसे हम ज़ीरो ट्रस्ट कहते हैं। सच बताएं तो ज़ीरो ट्रस्ट आजकल सिर्फ एक टेक्निकल बज़वर्ड बनकर रह गया है, लेकिन असल में ये एक आर्किटेक्चरल मैंडेट है। इसका फंडा बहुत ही सिंपल और क्लियर है। ये मानकर चलिए कि नेटवर्क में ब्रीच पहले ही हो चुका है, इसलिए लगातार हर कदम पर वैलिडेशन करते रहिए। इससे होता यह है कि नेटवर्क में अटैकर्स को आगे बढ़ने की जगह नहीं मिलती, लेटरल मूवमेंट रुक जाता है और किसी भी इंसिडेंट का ब्लास्ट रेडियस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इस अप्रोच को प्रैक्टिकली लागू करने के लिए CISA का ज़ीरो ट्रस्ट मैच्योरिटी मॉडल एक बेहतरीन रोड मैप देता है। इसे ऐसे समझिए कि ये 5 अलग अलग ठोस पिलर्स पर खड़ा है: आइडेंटिटी, डिवाइसेस, नेटवर्क्स, एप्लीकेशंस और आखिर में डेटा। इनमें से हर एक लेवल पर इतनी सख्त वैलिडेशन होती है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी हिस्से में कोई छोटा सा भी लूप होल बाकी ना रहे। एकदम सॉलिड एंड टू एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि चूंकि हम ज़ीरो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक ना एक दिन ब्रीच होगा ज़रूर। और जब ऐसा होगा तो अकेले टेक्निकल कंट्रोल्स बिल्कुल फेल हो जाएंगे अगर एक प्री डिफाइंड मजबूत एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर तैयार नहीं है। इसीलिए कोऑर्डिनेटेड हेल्थ केयर इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान या शॉर्ट में चर्प इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर देता है कि किसी भी बड़े क्राइसिस को मैनेज करने के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर अकेले काम नहीं कर सकता। एक ठीक और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स के लिए पूरे बिजनेस यूनिट्स के बीच
क्रॉस फंक्शनल इंसिडेंट रिस्पांस प्रोटोकॉल्स का होना बिल्कुल लाजमी है। जब एक्चुअल क्राइसिस आता है तो डिसीजंस लेने के लिए एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव कोरम चाहिए होता है। टेबल पर सिर्फ आईटी वाले नहीं, बल्कि लीगल, क्लिनिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज और पीआर लीडर्स का एक्टिव पार्ट लेना उतना ही जरूरी है। किसी भी सिक्योरिटी लीडर या सीआईएसओ के लिए ये इंश्योर करना सबसे बड़ा टास्क होता है कि ये सभी लीडर्स हर एक टेक्निकल डिसीजन से जुड़े हुए ऑपरेशनल ट्रेड ऑफ्स को ठीक से समझकर आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इन सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स और टीम्स को एक साथ सिंक में चलाने के लिए एक स्ट्रिक्ट डेली कमांड सेंटर केडेंस मेंटेन करना होता है। जैसे सुबह 6 बजे साइबर इंसिडेंट कमांड की सिंक, फिर ठीक 6:30 बजे आईटी कमांड और फिर 7 बजे हॉस्पिटल इंसिडेंट कमांड। एक के बाद एक लगातार चेन ऑफ अपडेट्स। ये सिंक्रोनाइजेशन इसलिए इतना ज़रूरी है ताकि हाईली टेक्निकल इरेडिकेशन अपडेट्स सीधे डाउन टाइम प्रोसीजर्स को इन्फॉर्म करें, वो भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बिना किसी केओस या ऑर्गेनाइजेशनल कंफ्यूजन के। एक बार जब गवर्नेंस ठीक से एस्टैब्लिश हो जाए तो अगली सबसे जरूरी चीज आती है एग्जीक्यूशन। किसी भी एक्टिव थ्रेट को तुरंत रोकने के लिए टारगेटेड कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज बिल्कुल रेडी और प्री ऑथोराइज्ड होनी चाहिए। क्योंकि जिस वक्त हमला चल रहा हो तब किसी से परमिशन लेने का वक्त बिल्कुल नहीं होता। चाहे पूरे पब्लिक इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करना हो या किसी ईडीआर प्लेटफॉर्म के जरिए मास एंड पॉइंट क्वारंटीन एग्जीक्यूट करना हो, इन सब के लिए अथॉरिटाइजिंग पार्टी का पहले से ही तय होना चाहिए। जब अथॉरिटीज प्री असाइंड होती हैं तो रैपिड कंटेनमेंट तुरंत एक्शन में आता है, बिना किसी रेड टेप या एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज के। और जब नेटवर्क आउटेज लंबा खींचने लगता है तो सिस्टम्स को चलाए रखने के लिए इंटरिम यानी अस्थायी सॉल्यूशंस लागू करने पड़ते हैं। इसके लिए एक स्ट्रिक्ट फ्लो का फॉलो होना जरूरी है। पहले क्लिनिकल रिव्यू, फिर गवर्नेंस स्टैक रैंक, उसके बाद साइबर रिस्क असेसमेंट और फाइनली आईटी इम्प्लीमेंटेशन। ये कदम दर कदम प्रोसेस इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि बिजनेस कंटिन्यूटी तो बनी रहे, लेकिन उसके चक्कर में कोई नई टेक्निकल वल्नरेबिलिटी नेटवर्क के अंदर ना आ जाए। अब हम आते हैं किसी भी साइबर अटैक के सबसे कॉम्प्लेक्स और आखिरी पड़ाव पर, एक्सटॉर्शन डिमांड्स और रिकवरी, यानी आखिरी फैसला कैसे लिया जाए। रैंसम पे करने से सिर्फ मॉरल और एथिकल इश्यूज ही खड़े नहीं होते, बल्कि आगे चलकर इसके सिवियर क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ डेटा ये भी बताता है कि आज के वक्त में एवरेज रिकवरी कॉस्ट अब थोड़ा कम होकर लगभग $1.02 मिलियन रह गया है। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक्सटॉर्शन फिलॉसफी एकदम क्लियर रखनी चाहिए, वो भी किसी अटैक के होने से बहुत पहले। लीगल रिस्क्स और अपने स्टैंड अलोन बैकअप्स की रिलायबिलिटी के बीच एक बहुत ही केयरफुल बैलेंस बनाना होता है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही प्रोवोकिंग सवाल पर सोचना होगा। ये तो अब एक कड़वी सच्चाई है कि डिजिटल पेरीमीटर आज नहीं तो कल कभी न कभी ब्रीच जरूर होगा। लेकिन क्या एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस टीम उस ऑपरेशनल फॉलआउट को इफेक्टिवली कंटेन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि एक बात तय है, बिना ठोस प्री प्लान्ड एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस के रैपिड टेक्निकल कंटेनमेंट लागू करना एकदम नामुमकिन है। इस चुनौती का सामना करने के लिए आज से ही तैयारी शुरू करनी होगी।